अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, कुछ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें आपके सामने रखने से पहले दो तीन चीज़ें आपके सामने शेयर करूंगा। एक तो ये कि न्यू जर्सी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर की ओपनिंग हुई, बाप्स स्वामीनारायण अक्षरधाम, और इतना ज़बरदस्त था। 12,500 वॉल्टियर्स उसमें थे और मैं तो उन वॉल्टियर से भी न्यू जर्सी में मिला था। देखें, मुझे ये कृपा है, मुझ पे सौभाग्य है मेरा कि मैं इस मंदिर का लास्ट मंथ विज़िट करवाया। मुझे स्पेशली मैं ग्रैंड स्वामी जो हैं, जो शीशे के घर में बंद होते हैं और सबको दर्शन देते हैं, तो जब मैं दर्शन किया, सब ऐसे चलते रहते थे, उनके सामने से गुजरते थे, खड़ा कोई नहीं रहता था। तो मैं भी जब गुजरा तो मुझे रोका और स्वामी जी को मेरे बारे में बताया गया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया अपने कांच के घर में से। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस हिस्टोरिकल मंदिर के उद्घाटन में मैं शामिल तो नहीं हो सका, लेकिन मैं 3-4 हफ्ते पहले वहाँ पे गया था। एक और हिस्टोरिकल मंदिर है जो कि शायद इस वक्त जो बड़ा नाम के साथ हुआ है, वो श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या का मंदिर, वो भी मैं पिछले साल बनता हुआ देख के आया था और ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मेरा दिल बड़ा करता है कि जनवरी की ओपनिंग में मैं जाऊं, लेकिन मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात कि मैं उसमें जा सकूं। मैं तो पहले भी गया था तो किसी ने मुझ पर मेहरबानी की थी और मुझे बुलाया था, लेकिन बहरहाल ये भी सौभाग्य की बात है कि मैं उसकी कंस्ट्रक्शन को अपनी आंखों से देख के आया था। और इसकी भी एंड पे मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे भी लेके गए थे। मैं वहाँ पे कई वॉल्टियर्स से मिला था। देखें, बड़ी हैरत की बात होती है कि 12,500 वॉल्टियर्स कई साल से काम कर रहे थे। वॉल्टियर्स मीन्स फ्रीली। और यकीन मानेंगे कौन थे? 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल के लड़के और लड़कियां जो अमेरिका में पैदा हुए हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो अपनी मर्जी से, और जिस तरह मैंने उनको काम करते हुए वहाँ देखा है, तो ये नहीं, दिल से काम कर रहे थे, भाग भाग के कर रहे थे। खुद मेरे लिए जो गाइड लड़की थी, मुझे वो बिल्कुल अपनी बेटी जैसी लगी, बहुत ही मुझे प्यारी लड़की लगी। वो कितनी मोहब्बत से उसने एक एक चीज़ हमें पूरी समझाई, दिखाई, और पूरा टाइम हमारे लिए, आखिर में खाना खाने में भी वो हमें लेके गई, और मतलब वंडरफुल। और इन हिंदू यूथ को देख के बड़ी खुशी हुई कि तो इसी तरह अयोध्या में भी सारा किसी सरकार का फंड नहीं है, सारा प्राइवेट फंड है। तो दैट वाज अमेजिंग। और मेरी सारी शुभकामनाएं बाप्स स्वामीनारायण न्यू जर्सी और अयोध्या राम मंदिर के लिए मेरी सारी शुभकामनाएं। अजीज दोस्तों, एशियन गेम्स ख़त्म हो गई। भारत ने रिकॉर्ड 107 मेडल लिए, जिसमें 28 गोल्ड मेडल थे। 2002 में टोटल 36 मेडल थे, 2006 में 53, 2010 में 65, 2014 में 57, 2018 में 70 और अब 107। ये खाली एशियन गेम्स की बात नहीं है, ये हर फील्ड में भारत में प्रोग्रेस का ये हाल है जो 2014 के बाद भारत यूं शूट कर रहा है। पहले भारत यूं था, यूं ऊपर थोड़ा जाता, फिर नीचे जाता, ऊपर जाता, नीचे जाता। अब 2014 के बाद यूं जा रहा है। अजीज दोस्तों, मैं प्रणाम करूंगा श्री योगी आदित्यनाथ जी के। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जैसे हमने अयोध्या हासिल कर लिया है, वैसे हम सिंध भी हासिल कर लेंगे, कि सिंधु हमारा है
और हमारा रहेगा। हमें श्री राम जी की जन्मभूमि वापस लेने में 500 साल लगे, तो फिर कोई वजह नहीं कि सिंधु भी हम हासिल कर लेंगे, जो कि अब पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस कहलाता है। और ये बहुत बड़ी बात कही योगी जी ने, और इसको ज़ाहिर है पाकिस्तान ने कंडेम ही करना है, तो करे कंडेम। पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। पाकिस्तान को अब दीवार पे लिखा हुआ मैसेज पढ़ना होगा। पाकिस्तान अपने एंड स्टेज पे है। अजीज दोस्तों, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चाइना ने जो टेररिस्ट कनाडा में मारा गया है ना, हरदीप सिंह नज्जर, उसको चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने मारा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने मारा है। ये न्यूज़ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर ये कॉपीराइट की वजह से हटानी पड़ी तो मैं फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे ये लगा दूँगा। ये न्यूज़ चैनल में पूरी डिटेल में बताया है कि कैसे अमेरिका के शहर सिएटल में कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेटवर्क है कनाडा और अमेरिका का, उन्होंने वहाँ पे बैठ के ये डिज़ाइन किया, और क्यों किया ये सब आपको इस न्यूज़ आइटम में मिलेगा। Today, shocking revelations about the assassination of Sikh religious leader Hardeep Singh Nijjar in Canada have emerged from within the CCP. It is alleged that the assassination was carried out by CCP agents. The purpose was to frame India, creating discord between India and the West, and it is part of the CCP's sinister ignition plan to disrupt the world in line with Xi Jinping's military strategy regarding Taiwan. This information comes from Chinese writer and YouTuber Lao Deng, who lives in Canada now. Lao Deng stated that in early June this year, as part of their Disruption Initiative Ignition Plan, the CCP's Ministry of State Security sent a high-ranking official to Seattle, USA. A secret meeting was held there. They gathered CCP agents operating undercover in the US and Canada. The objective was to sabotage relations between India and the West. The agents were tasked with assassinating Hardeep Singh Nijjar, the Sikh leader in Canada. Following the meeting, the CCP agents meticulously executed the assassination plan. On June 18th, the agents, armed with silenced Wuzi submarine guns, tracked Nijjar. When the deed was done, they destroyed the dash camera in Nijjar's car to erase any evidence. After the crime, the agents fled the scene, burning their weapons and disguises to destroy all traces. The next day, they left Canada on airplanes. Lao Deng said his source gave him detailed information about the assassination process, including how they tracked Nijjar, the number of cars used during the operation, the identities of the assassins, how they disguised themselves, and how they covered their faces, etc. The killers even purposely learned Indian-style English. They removed the dash camera in Nijjar's car, but noticed the car parked nearby had one too. Therefore, they purposely spoke in Indian accent English, claiming they were doing this for Indian Prime Minister Modi. In fact, these actions were part of the scheme by CCP secret agents to frame India. 3 cars were involved in this operation in total. Lao Deng said due to Nijjar's Canadian citizenship, the Canadian government couldn't let this act go unanswered. Naturally, Canada suspected Indian agents, considering Nijjar was wanted by the Indian government. In response, Canada protested, expelling Indian diplomats. India also expelled Canadian diplomats.
Now, India and Canada are at odds, with relations between India and the West also strained, exactly what the CCP intended. Lao Deng revealed that the CCP's ignition plan was devised in March this year after the CCP's two sessions. At that time, Xi Jinping instructed both the military and the Ministry of State Security to create plans. The military crafted the Taiwan Strait Military Plan, and the Ministry of State Security devised the ignition plan to complement the military's actions. However, the military's attitude toward the Taiwan Strait War was not positive. They believed the timing wasn't favorable and war should not be taken lightly. This opposition angered Xi Jinping, leading to the purges in the army. On the other hand, Minister of the State Security Chen Wenxin, a trusted ally of Xi Jinping, actively supported Xi's ignition plan. Consequently, the CCP's Ministry of State Security stirred conflict worldwide, diverting Western attention and providing cover for the military's actions in the Taiwan Strait. Lao Deng also mentioned that Hamas' sudden attacks against Israel were also part of the CCP's. अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं आपको अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान रहते हैं और हम अफ़गानिस्तान में रहते हैं, क्योंकि हम अगवा होते रहते हैं पाकिस्तान आर्मी के हाथों। अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन ये है कि अब इज़राइल और के जो जंग शुरू हुई है, इसके बाद कई प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं। खालिस्तानी मसला उठाया जा रहा था लगातार, अब वो मर रहा है। हालांकि कनाडा के एक इडियट प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन को फ़ोन किया इज़राइल के मामले के ऊपर। उसमें भी उन्होंने खालिस्तानी मसले का जिक्र किया। एक जॉर्डन का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, ना इकोनॉमिक पावर है, ना मिलिट्री पावर है, ना पॉलिटिकल पावर है, ना स्ट्रेटेजिक है, कुछ भी नहीं है और कोई ताल्लुक ही नहीं है। वहां पे तुम उससे बात कर रहे हो, मामले को ये खराब कर रहा है, अपने लिए खुद नुकसान कर रहा है। क्यों कि इसकी पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया, अब ये आगे नहीं बढ़ सकता। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सुनक भारत जा रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया यूके ट्रेड एग्रीमेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं। देखें, इंग्लैंड के लिए मामला बहुत ख़राब हैं। ब्रेक्जिट के बाद इनका मामला बहुत ख़राब है और इनको फ्री ट्रेड इंडिया के साथ करना ज़रूरी है, इनकी सर्वाइवल की ज़रूरत है। उसमें कनाडा पंगे कर रहा है, ऋषि सुनक को समझा रहा है कि तुम इंडिया जाओ तो वो हरदीप सिंह नज्जर वाला मामला उठाना। इंग्लैंड ऑलरेडी फंसा हुआ है, क्योंकि इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को उस वक्त तक शुरू नहीं करेगा, एंड पे जाके बिल्कुल वो नहीं करेगा जब तक कि खालिस्तान के मामले पे खालिस्तानियों का जो इंग्लैंड में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इनको जो खुली छूट टेररिज्म की दी है, मंदिरों पे हमले कर रहे हैं, कौंसलेट और हाई कमीशन पे हमले कर रहे हैं, लगातार ये जो चीज़ हो रही है ना, जब तक ऋषि सुनक इसको नहीं सॉल्व करता ना, तब तक इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेगा। और खालिस्तान का ये हाल है कि 6 फॉर जस्टिस नामी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, कनाडा और यूके वगैरह में, अमेरिका में, खालसा एड यूके बेस्ड एक एनजीओ है, उसके चीफ अमरप्रीत सिंह जो इंडिया के चीफ है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि इन्होंने भी अब खालिस्तानियों का सारा सिस्टम देख लिया है।
इवन खालिस्तानियों में इतने ग्रुप हैं और ये पैसों के लिए, अपने फ़ायदों के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, मैं आपके सामने अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखना चाहूँगा। कराची में 1700 इलीगल अफ़गानी नेशनल अरेस्ट किए गए। आपको मज़े की बात बताऊं कि सिंध में इंटरिम होम मिनिस्टर है ना, वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज। आर्मी ही हर तरफ है इस वक्त। 1700 अफगान नेशनल्स को गिरफ्तार किया गया है। अजीज दोस्तों, जब तक ये इनके इशारे पे टेररिज्म करते थे, सब कुछ करते थे, तब तक ये इनकी आंख का तारा थे, लेकिन अब ये अनवांटेड हो गए। लेकिन ये बारूद के ढेर पे बैठ के माचिस से खेल रही है पाकिस्तान आर्मी। मिलियंस ऑफ अफगानी हैं, जाने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान में बाकी सब कुछ है, ठीक है, डेवलप हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे जॉब्स और बिजनेस और वो चीज़ें नहीं है। कराची पाकिस्तान में तो इनके अय्याशियाँ है ना भाई, जाने को तैयार नहीं, तो क्या ये सिविल वार नहीं होगी? फिर इन अफगानियों के साथ पूरा पाकिस्तान का केपी और आधा बलोचिस्तान पख्तून बेल्ट इनके साथ शामिल है, इनका हमदर्द है, इनकी मदद करता है। पॉलिटिकल पार्टीज लाइक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, अवामी नेशनल पार्टी बाचा खान की, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट मंजूर पश्तीन की, वो सब इन अफगानियों की सपोर्टर है। पाकिस्तान के लिए ये आसान नहीं है, ये मजाक नहीं है। ये देखें, बलोचिस्तान के ज़ोब प्रोविंस में 2 फौजी मार दिए कुत्ते की तरह। ये रोज़ की बुनियाद पे पाकिस्तान में हो रहा है। और अब ये अफगानियों से जो पंगा ले रहे हैं ना, तो ये इनके गले में नहीं उतरेगा, ये इनको बहुत भारी पड़ेगा। और ऑलरेडी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। ये सिविल वॉर का बिगिन है। इसमें पाकिस्तान आर्मी की हमेशा की तरह कोशिश है कि सिविलियंस को मरवाया जाए, तो मुहाजिरों को भिड़ा रहे हैं। सिंधी नेशनलिस्ट मुसलसल बयान दे रहे हैं कि अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेजो, लेकिन एएनपी जो अवामी नेशनल पार्टी है वो मुहाजिरों को कह रही है, जबकि मुहाजिरों ने तो किसी ने कहा ही नहीं है कि अफगान रेफ्यूजियों को वापस भेजो। ये वो तो कह रहे हैं मुहाजिरों को इंडिया भेजो। ये आर्मी के इशारे पे चीज़ें चल रही हैं और ये है कि इसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और पाकिस्तान वैसे ही अब अपना नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान आखिरी सांसें ले रहा है वेंटिलेटर पे। और जो उधर से इजराइल की जंग ईरान तक आ गई ना, तो ईरान टूटेगा फूटेगा तो नहीं, ईरान में पॉलिटिकल चेंजेस आएंगी, थोड़ा और तकलीफ में आ जाएगा। ईरान की स्ट्रेंथ को ख़त्म किया जाएगा, ईरान के ऊपर और सख्त एम्बार्गो आएंगे, थोड़ा हमला होगा, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टूटेगा, ये होगा वो होगा। ईरान टूटेगा तो नहीं ना। बहुत हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान, ईरान के बलोचिस्तान को मिला के एक आज़ाद देश बना देना है। बलोचों के तालिबान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान तो ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान नामी मुल्क रहेगा नहीं। और एक जो खदशा मुझे हमेशा से सताता है ना, कि जब बलोचिस्तान अलग हो जाएगा, केपी चला जाएगा अफगानिस्तान के साथ, या आज़ाद पख्तूनिस्तान बन जाएगा, तो फिर सिंधु देश का क्या होगा? क्योंकि सिंध तो टोटल आर्मी के एजेंटों के कंट्रोल में है। या तो सिंधी जागीरदार है या मुहाजिर लीडरशिप है, ये दोनों आर्मी के तलवे चाटते हैं। तो इन सिंध का क्या होगा? तो मसला ये है कि ऐसे में जब पाकिस्तान टूटेगा ना, तो फिर आम सिंधी और आम मुहाजिर उठेगा। ये
नज़र आता है। और फिर आर्मी को सबसे बड़ी जंग जो लड़नी पड़ेगी ना, पंजाबियों को कहीं नहीं लड़ना पड़ेगा, बलोच और पख्तून अलग हो जाएंगे बगैर कोई बड़ी लड़ाई के। फिर पंजाबियों को जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो सिंध में लड़नी पड़ेगी। और सिंध आज़ाद होगा, तकलीफ से होगा, सबसे खूनी सबसे भयानक जंग सिंध में होगी, लेकिन फिर सिंधियों को और मुहाजिरों को उठना होगा और सिंधियों को अपने जागीरदारों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और मुहाजिरों को अपने ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ खड़ा होना होगा और फिर एक जंग होगी। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है, पाकिस्तान का अब कुछ भी नहीं हो सकता, पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, काइंडली कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।